Friends, welcome in class 12th. It is your first day in class 12th. At all first, I want to discuss how to use pre-recorded or live classes. प्यारे बच्चों, आज हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी क्लासेस हम लोगों को मिल जाती हैं। यहां स्टूडेंट नॉर्मली एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। देखिए, जैसा हमारी फिजिक्स की या साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स की खूबसूरती है, पूरा कंटेंट एक कंटिन्यूटी में है। जहां कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक होती है, वहीं आगे के टॉपिक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाते, और जब टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाते तो हमें मजबूरन रोट मेमोरी पे जाना पड़ता है। कंपेरेटिव टू 9th 10th यहां सिलेबस बहुत ज्यादा है। हम रोट मेमोरी के बेसिस पे उन सारी चीजों को परफॉर्म नहीं कर सकते, परस्यू नहीं कर सकते। तो हमें अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर डेवलप करना होता है। 11th में हमने काफी कुछ काम किया है इसके ऊपर, वही चीजें सब हम लोग 12th में भी एडॉप्ट करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इट में भी यूट्यूब और जूम, व्हाटएवर सो और रिकॉर्डेड क्लासेस, और इट में भी एनी ऐप, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारा सारा कंटेंट कंटिन्यूटी में हो। अगर कंटेंट कंटिन्यूटी में नहीं है तो हम फिजिक्स को सही तरीके से ग्रेस्प नहीं कर सकते, और अगर सही तरह से ग्रेस्प नहीं कर सकते तो नो डाउट हमारी जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं आती। तो अगेन आप लोगों के लिए ये मेरा एडवाइस है कि आप जहां से भी पढ़ें, सारी क्लासेस को कंटिन्यूटी में पढ़ें। कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर सीबीएसई सिलेबस और इट मे बी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि फिजिक्स का पेपर, 12th का पेपर किस तरह से डिजाइन होता है और क्या उसमें आता है। देखिए, अभी हम घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, तो घर में ही बैठ करके उन फ्रेंड्स को ढूंढें जो हमारे सीनियर हैं, जिन्होंने 2020 में 12th का फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है। वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या था, और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की पढ़ाई करनी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 12th के कंटेंट में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर को हम शुरू करें उससे पहले कुछ चीजें हमें जाननी होंगी। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न 11th में, अभी जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने फाइनल में दिया था, 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे, 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस सबको पता है। यहां जो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज हमें करना है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर के करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आसान वाला है वो तो हम लोग जनरली कर लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हमें 5 to 7 क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अच्छा मिलता है, जो बिना अंडरस्टैंडिंग में जाए सॉल्व हो ही नहीं सकते। इसी तरह से हम लोग 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें, वहां भी हम लोगों को कुछ कंटेंट ऐसा मिलता है जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम 70 आउट ऑफ 70 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और ना ही हमें एक अच्छा स्कोर मिल सकता। फर्स्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हम लोगों का है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कैसे है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वेटेज की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में से 1 मास का कंटेंट हम लोगों को मिलता है। नॉर्मली 22 पीरियड्स हम लोगों के इसमें लगते हैं इसको परस्यू करने में। कंटेंट की बात करें, चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस नाम से हम लोगों को मिलता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस की बात हम लोग यहां करेंगे, मल्टीपल चार्जेस होंगे उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोगों का कंटेंट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के अराउंड जो स्पेस है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, नो डाउट फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें कहीं ना कहीं वेक्टर्स के बारे में यहां जरूर जानकारी होनी चाहिए। जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था वो चीज हम लोगों को जरूर आनी चाहिए। तो मीनवाइल आप वेक्टर्स को जरूर रिवाइज कर लें। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स के एनालॉगस हैं, तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड्स को भी पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह से एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एबिलिटी क्या है, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ेंगे। अगेन इट इज एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर आप ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं 11th में उनको रिवाइज कर लेंगे तो काफी कुछ हेल्प आपको मिलेगी। एक नई चीज हम लोग यहां पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस। एग्जैक्टली हाउ टू वी स्टोर चार्ज एंड व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ stored charge, we have to discuss in this particular section, that is capacitance. Different topics की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल सरफेसेस, ये सब हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। कुल मिलाकर के दोनों चैप्टर 8 मास की वेटेज रखते हैं। शुरुआत हम लोग आज करेंगे। नो डाउट आज कंटेंट हमारा बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको टाइम मिल जाएगा जिन चीजों को मैंने बताया है उनको रिवाइज करने का। यहां कॉन्सेप्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। देखिए जैसा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, दो अलग अलग वर्ड्स को लेकर के ये वर्ड फॉर्म हुआ है। इलेक्ट्रो लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, दैट इज इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा इंडिकेट करता है चार्ज को। अब ये चार्ज क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक्स स्टैटिक पोजीशन से लिया हुआ है। अगर कोई भी बॉडी स्थिर है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज स्टैटिक बॉडी। तो अगर मेरा चार्ज या इलेक्ट्रॉन स्थिर है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा, ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे यहां पढ़नी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डिफाइन होनी चाहिए वो डिफाइन हमने यहां पे दे रखी है। स्टूडेंट्स अपने नोट्स आप लोग यहां से फॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें
आप देख लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेली बिहेवियर में यूज क्या है, वो हमने यहां लिस्ट किए हुए हैं। देयर आर सो मेनी यूजेस, लेकिन अभी जो हमारी सराउंडिंग में है, जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कुछ यहां लिस्ट किए हुए हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स। देखो बच्चों, हम लोग स्पीकर्स की बात करते हैं तो मोस्टली स्पीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिस पे काम करते हैं। स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स, फोटोकॉपिंग मशीन, यहां हम निश्चित रूप से स्थिर चार्ज या स्टैटिक चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूटिलाइज करके फोटोकॉपी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। एक बहुत फैबुलस यूज जो आज से पुराने टीवी चलते थे, जिनका वेट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता था, जगह हम लोग देखते थे, या पुराने सीआरटी ट्यूब्स, मॉनिटर्स जो कंप्यूटर्स में हम लोग देखते थे, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता था। इवन दैट आज जो हम लोग टीवी देखते हैं, एलईडी हो या एलसीडी हो, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज बहुत ज्यादा नहीं है। यहां हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो मैं पुराने वाले टीवी की बात कर रहा हूं जो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। नोट्स आप लोग यहीं से अपने फॉर्म करेंगे। देन आफ्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। Exactly this frictional electricity came from word friction। जब हम किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन देते हैं, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी का मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। 11th में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। अब नो डाउट इस फ्रिक्शन के अंगेज हम लोग कुछ वर्क डन कर रहे हैं, तो वो वर्क डन कहीं ना कहीं इन सरफेसेस को इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर एनर्जी मिलेगा। वो एनर्जी क्या कर सकती है, ये हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो बेसिकली फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रिक्शन वर्ड से लिया हुआ है। यहां हमने मेंशन भी किया है, the rubbed substance has become electrified or electrically charged. It is because of friction that substance get charged on rubbing। जब दो बॉडीज को, दो सरफेस को हम लोग रब करते हैं, तो रब करने से जो उसको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की हेल्प से कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज के ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। नीचे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। देखिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए कोई ना कोई फिजिकल इफेक्ट हमें जरूर मिलता है, जिसकी हेल्प से हम लोग इस प्रॉपर्टी को पहचान सकते हैं, और वो फिजिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चूंकि चार्ज की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक की वजह से लग रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया फोर्स। तो यहां से हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, ये बातें जाननी है। डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाता, लेकिन जब तक ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें क्लियर नहीं होंगी, तब तक हम आगे प्रॉपरली नहीं बढ़ पाते। इलेक्ट्रिक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बात करना चाहूं तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक अच्छी बात,
स्केलर है तो डायरेक्शन का हमें ध्यान यहां नहीं देना, लेकिन एल्जेब्रिक है, डायरेक्शन नहीं देनी, लेकिन एल्जेब्रिक होने के नाते चार्ज मेरा दो तरीके का प्लस या माइनस हो सकता है। तो मैं जब भी चार्ज की बात करूंगा मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को बताना होगा। देन आफ्टर वन फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। सब लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स स्पिन करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उन पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से मुझे ये भी क्लियर होता है कि इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। चूंकि कूलम साइंटिस्ट हैं इसलिए हम लोग कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज इन एसआई यूनिट सिस्टम। अगेन बच्चे ध्यान रहे, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए हमें नॉर्मली यहां ये एक मिसपरसेप्शन हो जाता है, मिसकॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन जाता है कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो चार्ज को कई बार हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी तरह से ट्रीट कर लेते हैं। तो यहां हमें इस बात को ध्यान रखना है, इट इज नेवर फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज को फॉर्म करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी आती हैं इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज टाइम, जिनकी हेल्प से हमारा चार्ज फॉर्म होता है। तो बच्चों चार्ज के बारे में ये डिस्कशन मैंने दिया। अब हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे काइंड ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा दो तरीके का हो सकता है। कहां से पता लगा, कैसे पता लगा? जैसे ओरिजिन हम लोगों ने बताया, ऑब्जर्वेशन हमने लिए कि दो बॉडीज को आपस में रब किया, रब करने पर वो इलेक्ट्रीफाई हो गई। हमें दिखानी ये इलेक्ट्रीफाई हो गई, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ चेंज हो गई, जिनके बेसिस पे हम लोगों ने कहा कि दे आर इलेक्ट्रीफाइड। एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा नॉर्मली बुक्स में मिलता है, हर बुक में मिलता है, वही हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। कि मान लीजिए मेरे पास एक सिल्क की कोई क्लॉथ है और दो अलग अलग ग्लास की रॉड्स हैं। ग्लास बोले तो कांच। इन ग्लास रॉड्स को मैं सिल्क रॉड क्लॉथ से अलग अलग रब करता हूं, तो रब करने पर वो इलेक्ट्रीफाई हो जाती हैं। मुझे पता कैसे लगेगा? मैं जब इन दोनों ग्लास रॉड्स के बीच में फोर्सेस की कंसीडरेशन लूंगा, दोनों को पास पास लेके आऊंगा, तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब ये रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है, रिपल्शन का जो फिजिकल इफेक्ट है हमें जो मिल रहा है, इसके पीछे कॉज है इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होना। दोनों पे सेम चार्ज ट्रांसफर हुआ, ग्लास रॉड पे यहां पॉजिटिव साइन हुआ, यहां पॉजिटिव हुआ, और जब सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। ऐसा हम लोगों ने महसूस किया या ऑब्जर्वेशंस ली। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं क्या एक तरफ हमने ग्लास रॉड को रब किया, दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक को रब किया। किसके साथ? सिल्क के साथ। तो रब करने पर ये दोनों ही इलेक्ट्रीफाई हो गई और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्ट में आ गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने प्लास्टिक की दो अलग अलग रॉड्स को वही सिल्क के साथ में रब किया। तो रब करने से अगेन ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई। दोनों के ऊपर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसे हम लोगों ने चार्ज कहा वो डेवलप हो गई। उस चार्ज की वजह से ये एक दूसरे से रिपेल करने लगी। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि जो सेम टाइप के चार्ज हैं उन
रिपल्सन होता है, और जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन हम लोग यहां देख पा रहे हैं, और यहां दोनों केसेस में, जिसमें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हमने लिया या दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लिया, इसमें हम लोग रिपल्सन महसूस कर पा रहे हैं, रिपल्सन को देख पा रहे हैं। एलिमेंट्री चीजें हैं बच्चों, बहुत सारी चीजें हम लोग इनमें से 10th में पढ़ के आए हैं, लेकिन सबको अगेन हमें रिवाइज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ये जो ऑब्जर्वेशंस हमने लिए, ये ऑब्जर्वेशंस यहां हमने मेंशन किए हुए हैं, क्या है जरा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की काइंड 2 होती है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब कोई स्टूडेंट यहां ये कहेगा कि हमने किसको पॉजिटिव कहा, किसको नेगेटिव कहा। तो देखो बच्चे, किसको नेगेटिव पॉजिटिव के पीछे कोई जनरल रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे घर में किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ, कोई नाम उसका नहीं होता, लेकिन हम उसको अपनी तरफ से कोई भी एक नाम प्रोवाइड करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो उसी नॉमेनक्लेचर को हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनिशियली जो नाम रख दिए, उसी को हम लोग यहां कन्वेंशन कह रहे हैं। The charge developed on glass rod when rubbed with silk is called positive charge। ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आया उसको कन्वेंशनली हमने पॉजिटिव कह दिया। एज वेल एज चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक रॉड when rubbed with wool is called negative charge। तो एग्जैक्टली देयर इज ए नो लॉजिक। बाद में हमने इसको कोरिलेट करने की कोशिश जरूर की, और हमने कोरिलेट कर भी लिया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है, ये सिंपली कन्वेंशन है। स्टूडेंट्स, एक फेबुलस टेबल हम लोगों को मिलती है, नॉर्मली हर बुक में मिलती है, कि जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो कौन सी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये टेबल हम यहां से देखें, पॉजिटिव में हम लोगों को ग्लास रॉड मिल रहा है, कैट स्किन मिल रहा है, वुलन क्लॉथ मिल रहा है, वुलन कोट मिल रहा है, कारपेट मिल रहा है। इधर हम लोग करें सिल्क क्लॉथ की बात करें, एवोराइट, अंबर, प्लास्टिक एंड रबर शूज। एक चीज हमें यहां थोड़ा सा रिजेंबल करती हुई मिल रही है कि जितनी भी बॉडी कंपैरेटिवली, लिसन द वर्ड केयरफुली, कंपैरेटिवली मेटलिक कैरेक्टर रखती हैं। अब आप कहेंगे मेटलिक कैरेक्टर, सिंपल सा, जो एलिमेंट्स अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दे आर टर्म्ड एज हैविंग मेटलिक कैरेक्टर। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इससे जब मैं बात करता हूं यहां नेगेटिव के कॉन्सेप्ट में, सिल्क रॉड, एवोनाइट, अंबर या प्लास्टिक, इनके लिए वो सारे एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7, 6 या 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एग्जैक्टली दे हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट की जो एंटिटी है इलेक्ट्रॉन, उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनमें ज्यादा होती है। तो दे हैव ए मेटालिक कैरेक्टर और दे हैव नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक का जो कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव है बच्चों, तो इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना। हमें पूरी मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी स्टडी प्रॉपर कर लेनी चाहिए।
फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीबीएसई में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं डिस्कस होते, नॉर्मली यहां नोट्स में या बुक्स में जो दिए हुए हैं उन्हीं से काम हो जाता है। लेकिन कीप इन माइंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि एक के कंपैरेटिवली दूसरी बॉडी मेटलिक है या नॉन मेटलिक है, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि दोनों बॉडीज को आपस में रब करने पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा उसमें कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये बच्चों हम लोगों को यहां से देखना है। ऑब्वियसली जब मैं मेटलिक बॉडी को रब करता हूं नॉन मेटलिक बॉडी के साथ, तो मेटलिक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके नॉन मेटलिक बॉडी के ऊपर चले जाते हैं। अब चूंकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज हमने कहा है, और जब नेगेटिव चार्ज मेरा ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो जो बॉडी नेगेटिव चार्ज को गेन करेगी दैट विल बी चार्ज नेगेटिवली, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी दैट विल बी चार्ज एज पॉजिटिव। तो बच्चों ये चीज थी जो हम लोगों को डिस्कस करनी थी। आज के लिए मैं समझता हूं यही सफिशिएंट है जो कंटेंट की बात है। कुछ चीजें मुझे अभी यहां डिस्कस करनी है कि आज की क्लास के बाद आपका होमवर्क क्या है, आपका असाइनमेंट क्या है। ये चीज मैं डिस्कस करने के बाद अपनी क्लास को ओवर करना चाहूंगा। देखो स्टूडेंट, पहली क्लास है तो इसमें हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना है। इस क्लास को कम से कम 2 बार देखना है। शुरुआत में हमने जो डिस्कस किया कि जो वीडियो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम क्लास ले रहे हैं, इनकी ड्रॉबैक जिससे हमें बचना है, बार बार इधर उधर डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के पास नहीं जाना। हमें कोई भी एक चीज लेनी है उसको कंटिन्यूटी में करना है। कोई भी टॉपिक हमारा किसी भी हाल में स्किप नहीं होना चाहिए। जनरली हम लोग YouTube पे देखते हैं बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सबसे बड़ा मिसगाइडिंग वहां हम महसूस करते हैं कि वो वीडियोस कंटिन्यूटी में नहीं होती। फ्री का कंटेंट है, अच्छी बात है, जिससे हम कोई बेनिफिट उठा सकते हैं तो हमें उठा लेना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी फ्री की चीजें हमें नुकसान ना कर दें। तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट वहां कंटिन्यूटी नहीं रख पाता, सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वहां मैंने ऐसा महसूस किया है कि कंटिन्यूटी कंटेंट्स में नहीं है। तो कोई भी ट्यूटर या कोई भी क्लास आपने जो लेनी है उसमें ये बात समझनी है कि सारी की सारी चीजें कंटिन्यूटी में हो। सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, बुक्स, स्टूडेंट्स घर से बाहर जाना नहीं है। कोई बुक अगर आपके पास में पुरानी है सो गुड, अगर नहीं है तो एट प्रेजेंट किसी बुक की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल आपको प्रॉपर कंटेंट दिया है, इनको आप नोट समझ सकते हैं, ब्रीफिंग समझ सकते हैं, या आप इनको एज बुक यूज कर सकते हैं। इट्स एनफ फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। तीसरी बात, जो हमारा अभी 2020 में फिजिक्स का पेपर हुआ उसके बारे में जरूर हमें अपने सीनियर्स के साथ में फोन पे कांटेक्ट करके पता कर लेना चाहिए। व्हाट अबाउट मैथ्स, व्हाट अबाउट फिजिक्स, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिस बच्चे ने थॉरोली पढ़ाई नहीं की थी, रोड मेमोरी पे था, कन्वेंशनल क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ रहा था, यूजुअली जैसे हर साल पेपर आता था वैसे पेपर को लेकर के उसने अगर तैयारी की तो निश्चित रूप से उसका पेपर पूरा हो ही नहीं पाया। बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए। तो बच्चों ये स्थिति, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर मैं पीरियोडिसिटी देखता हूं तो 2000, then 2005, then 2010, 2015 एंड 2020, हर 5 साल के गैप पे पेपर को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हर बार ऐसा हो रहा है। तो आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, जितना कराया सिर्फ उतना, दैट्स एनफ। कंटेंट
मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन जितना हुआ वो आज के लिए काफी है। हम लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी यहां से आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको ब्रीफ मैंने आपको कर दिया है, लेकिन इसको मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, कीप सेफ, स्टे इन योर होम्स।